हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। दोस्तों, इस शिक्षक संबंधी परीक्षा में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मनोविज्ञान, जिसमें दोस्तों चैप्टर 1 नंबर 1 व्यक्ति विभिन्नता हो चुका था दोस्तों। तो आज यह आपके सिलेबस के अनुसार, सुपर टेट के सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 2 कौन सा दोस्तों, चैप्टर 2 चल रहा है, चैप्टर 2 का, ठीक है, जिसका नाम है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, तो इसका डे फर्स्ट मतलब आज पहला दिन है। मतलब इस तरीके से क्रम से पढ़िए, एक सतत रूप से पढ़िए, जिससे आप जितना पढ़े ठोस पढ़े। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों यहाँ से सुपर टेट में, ये सुपर टेट, टेट, एच टेट, सी टेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ये बस एक इशारा कर दिया है, क्या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से पढ़ने से क्या 3 नंबर 4 नंबर आप पा सकते हैं? नहीं दोस्तों, अगर इससे पढ़ा जाए तो मात्र ये 10 मिनट का ये चैप्टर है, ठीक है, इसके हेडिंग के अनुसार। लेकिन ये बस मात्र इशारा किया है, इसके अंतर्गत हमें कई चैप्टर, कई यूनिट पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, विकास पढ़ना है, ठीक है, वृद्धि पढ़ना है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, ठीक है, बालक की अवस्थाएं पढ़ना है, और इसके अंतर्गत विकास के अंतर्गत जितने सिद्धांत जिन्होंने दिया है उसको पढ़ना है। ठीक है, आइए देख लीजिए, क्रम से पढ़ेंगे हम लोग। विकास हो गया, वृद्धि हो गया, और क्या पढ़ना है? प्रभावित करने वाले कारक। किसको? विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, प्रभावित करने वाले कारक। फिर अवस्थाएं पढ़ना है, अवस्थाएं पढ़ना है, ठीक है। फिर इसी में पढ़ना है जीन पियाजे को इसी में पढ़ना है, ठीक है। और इसी में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस बार जेरोम ब्रूनर को पढ़ना है। किसको? ब्रूनर के सिद्धांत को पढ़ना है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक होगा हम देखेंगे, और इसके अलावा जो छोटी मोटी टॉपिक होंगे या कुछ पॉइंट होगा उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से इन सब का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से या इस भाग से 3 या 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कितना दोस्तों? 3 या 4 क्वेश्चन आने की संभावना क्या आता है और आएगा। इसलिए हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे एक भी क्वेश्चन छूट न पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, डे फर्स्ट, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पहला पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए आप लोग इसका। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं विकास एवं वृद्धि से। क्या होता है वृद्धि और क्या होता है विकास? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बीएड या बीटीसी या डीएलएड करके आए होंगे या कर रहे होंगे, तो आप लोग वृद्धि एवं विकास पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब ऐसा चैप्टर है कि एक बार समझाने से या बताने से तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं वृद्धि को। वृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत। अच्छा, जो वृद्धि और विकास पढ़ना है, किसके अंतर्गत, किसके सापेक्ष पढ़ना है? तो दोस्तों हमको बालकों के सापेक्ष पढ़ना है, उसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ इसका मतलब बाल विकास के जनक किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसकी सबसे पहले परिभाषित किसने किया। तो आइए देखते हैं। एक बार का महोदय थे, कौन?
बर्क महोदय थे। बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित इन्होंने ही किया था। सबसे पहले बाल विकास को परिभाषित किए थे। बाल विकास को परिभाषित किए थे। ये पहला पॉइंट दोस्तों की पॉइंट है, इसे आप लोग नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। दूसरे आते हैं पेस्टोलॉजी। दूसरे कौन आते हैं दोस्तों? दूसरा आते हैं पेस्टोलॉजी। सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। कब किया था? सन 1774 ईस्वी में वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किए थे। वैज्ञानिक अध्ययन किए थे किस पर? बाल विकास पर। वैज्ञानिक अध्ययन किए थे किस पर? बाल विकास पर। बाल विकास पर पेस्टोलॉजी ने। आइए देखते हैं थोड़ा सा इनके किताब को देख लेते हैं और इन्होंने कैसे अध्ययन किया था। तो सबसे पहले 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र जिसका नाम था अल्बर्ट, उस पर इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। जो अध्ययन पद्धति थी वह बायोबेबीग्राफी थी और इनके पुस्तक का नाम भी क्या है? बेबी बायोग्राफी, ठीक है। तो 1774 ईस्वी में इन्होंने किस पर किया था? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पर अध्ययन किया था, ठीक है दोस्तों, अध्ययन किया था। और जो अध्ययन पद्धति थी वो पद्धति कौन सी थी? बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी थी अध्ययन पद्धति, बेबी बायोग्राफी थी। और इनके पुस्तक भी यही है, इनके पुस्तक का नाम भी यही है, बेबी बायोग्राफी। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो आप इसकी शॉर्ट मार लीजिए, बाद में इसको अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो जनक कहा जाता है स्टेनले हॉल जी को। किसे? स्टेनले हॉल जी को कहा जाता है जनक। किसके? बाल मनोविज्ञान के। बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और क्यों माने जाते हैं? लेकिन पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले अध्ययन किया, इसके बावजूद स्टेनले हॉल क्यों माने जाते हैं? आइए इन्होंने 3 या 4 इस भाग को अध्ययन करने के लिए इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में इन्होंने बहुत से बाल आंदोलन किए हैं, अमेरिका में और विभिन्न देशों में बहुत से बाल आंदोलन किए हैं। तो सबसे प्रसिद्ध बाल आंदोलन इनका है 19वीं शताब्दी में 1893 ईस्वी में इन्होंने एक यूएसए में बाल आंदोलन किया। कब? 1893 में 19वीं शताब्दी 1893 में बाल आंदोलन किया। बाल आंदोलन और कहाँ किए थे? यूएसए में किए थे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इन्होंने उनके अध्ययन के लिए 2 संस्थाओं की स्थापना किया। बालकों के अध्ययन के लिए या उनके विकास के लिए 2 संस्थाओं की स्थापना किया। पहला था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, यह इनका पहला संस्थान था। और दूसरा है चाइल्ड
वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये दो संस्थाओं की स्थापना इन्होंने किस लिए किया था, किस उद्देश्य के लिए किया था? तो किसी न किसी प्रकार से बालकों का विकास हो, उनके अध्ययन के लिए इन दो संस्थाओं की स्थापना किया था। इसके बावजूद वो तीसरा कार्य किए थे, बालकों की अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किए थे। क्या? बालकों की अवस्थाओं का, बालकों के अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध अध्ययन किए थे। इन सब के वजह से इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे चलते हैं, उम्मीद है कि ले लिए होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। यह हो गया कुछ कह सकते हैं की पॉइंट, जो शुरुआत होता है जहाँ से बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से। अच्छा हाँ, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं, किसे कहते हैं? मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें बालकों का अध्ययन करते हैं, उसे बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बाल मनोविज्ञान व बाल विकास में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो सोच रहे होंगे कि ये तो शब्द दोनों एक ही है, दोनों में अंतर क्या है? तो आइए अंतर देख लेते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित जितने प्रश्न आते हैं आप लोग पुराना पेपर उठा के देखते रहिएगा कि कहाँ से और कैसे प्रश्न बनते हैं। क्या जो पढ़ाया जा रहा है यह यहाँ से परीक्षा में पूछा गया है? ठीक है, जब आप खुद क्वेश्चन और आंसर ढूंढेंगे तो आपका जो याद करने की कैपेसिटी होगी वह तीव्र होगी और आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बाल मनोविज्ञान व बाल विकास में अंतर क्या है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं। बाल विकास कहते हैं, किसे कहते हैं? तो गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक जिसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक शब्द है यहाँ गर्भाकाल से, मतलब गर्भकाल से, गर्भ से लेकर कहाँ तक? किशोरावस्था तक। और बाल मनोविज्ञान में क्या होता है दोस्तों? यह शैशवावस्था से, इसका अध्ययन शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है, इसलिए इसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो जो शैशवावस्था होती है यह बालक के जन्म की पहली अवस्था होती है। ठीक है, बाल विकास बाल मनोविज्ञान में उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो शैक्षिक दृष्टि से हमें जो पढ़ना है वह हमको बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, जो जन्म की पहली अवस्था से शुरू होती है, शैशवावस्था शुरू होती है और किशोरावस्था तक चलती रहती है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। बर्क महोदय ने बर्क का एक कथन है, उन्होंने कहा है कि जो विकास होता है वह गर्भावस्था से लेकर, कब से? गर्भावस्था से लेकर स्टेटमेंट जो कथन होता है दोस्तों, इनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, किशोरावस्था तक चलता है। ठीक है, बर्ग महोदय ने कहा है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जिसका अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बाल मनोविज्ञान। ठीक है, अब आइए देखते हैं
अब शुरू करते हैं वृद्धि और विकास। यहाँ से शुरू होता है हमारा आपका मेन टॉपिक, ठीक है। इस सब की बातों को ध्यान रखिएगा। वृद्धि किसे कहते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे पहले विकास को क्यों नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों विकास एक व्यापक अवधारणा है, वृद्धि इसके अंतर्गत आती है। तो वृद्धि छोटी अवधारणा है, वृद्धि को पढ़ लीजिए, उसके बाद जब विकास को पढ़ाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं वृद्धि किसे कहते हैं। तो वृद्धि आप लोग उसे भी जानते होंगे कि यह हमारे आपके प्रयोगात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो वृद्धि किसे कहते हैं? शरीर के आकार में होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। क्या? आइए देखते हैं, नोट डाउन करते जाइए आप लोग। शरीर के आकार में शरीर के आकार में किसी भी प्रकार का, शरीर के आकार में किसी भी प्रकार का या कोई भी परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। परिवर्तन वृद्धि कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अर्थात जो वृद्धि होती है यह केवल एक पक्ष, शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। वृद्धि केवल शारीरिक पक्षों से संबंधित होती है, ठीक है। आप लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आपको अभी वृद्धि और विकास दोनों को समझा देंगे हम, ठीक है। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रैंक नाम के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसको कोश की वृद्धि कहा है। किसने? फ्रैंक नहीं दोस्तों, यहाँ फ्रैंक है। फ्रैंक नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने वृद्धि को कोशिकीय वृद्धि कहा। कोशिकीय वृद्धि जिसे कहते हैं सेलुलर मल्टीप्लिकेशन कोशिकीय वृद्धि कहा। वृद्धि को कोशिकीय वृद्धि किसने कहा? फ्रैंक महोदय ने कहा, ठीक है। शरीर के आकार में किसी भी प्रकार का या कोई भी परिवर्तन वृद्धि कहलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसके साथ ले लीजिए, चित्र के माध्यम से समझाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पे आपको जितने भी विषय पढ़ाए जाएंगे अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ाए जाएंगे और वही पढ़ाया जाएगा जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ से प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा गया है, ठीक है। चाहे वह टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो। वृद्धि की परिभाषा हो गई। आइए देखते हैं विकास किसे कहते हैं। डेवलपमेंट ठीक है। तो विकास, डेवलपमेंट
इसे सुन लीजिए एक बार। शारीरिक पक्षों के साथ साथ जब हम मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, सांवेदिक पक्ष इत्यादि पक्षों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं विकास। इसी को लिख लिया जाता है शारीरिक पक्षों के साथ साथ जब हम सांवेगिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सांवेगिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक पक्षों का संगठन करके अध्ययन करते हैं उसे विकास कहा जाता है। उसे विकास कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, उसमें केवल एक पक्ष था, शारीरिक पक्ष था। ठीक है, इसमें क्या है, शारीरिक पक्षों के साथ साथ जब हम सांघिक पक्ष, मानसिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्षों का संगठन करके अध्ययन करते हैं उसे विकास कहते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे कोई यह छोटा सा शिशु है और ये कोई एक इधर शिशु है। अब इसे हम वृद्धि अगर हेडिंग डाल लें और इसे विकास, तो इसमें वृद्धि में क्या क्या है, केवल शारीरिक पक्ष सम्मिलित होता है, अर्थात हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं, चाहे वो आकृति में बदलाव हो, लंबाई में बदलाव हो, भार में बदलाव हो, उसे वृद्धि कहते हैं। क्या होता है, यह केवल शारीरिक पक्ष से सम्मिलित होता है। शारीरिक पक्ष से अर्थात इसमें हमारे क्या आएगा, शरीर से संबंधित जो बदलाव आते हैं, चाहे लंबाई हो गया, भार हो गया, आकार हो गया, रंग रूप हो गया, रंग रूप नहीं आएगा, लंबाई, भार, आकार, मांसपेशियों में वृद्धि, हड्डियों में वृद्धि, यह सब हमारे वृद्धि में शामिल होगा। और विकास में क्या क्या शामिल होगा दोस्तों, देखिए शारीरिक पक्षों के साथ साथ, क्या शारीरिक पक्ष तो रहेगा ही, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सांवेगिक पक्ष, ठीक है, और क्या नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष। कह सकते हैं कि विकास जो होता है वह व्यापक अवधारणा, व्यापक शब्द होता है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो आप लोग के एग्जाम्पल सामने है, इसमें केवल शारीरिक वृद्धि होती है, जबकि विकास में शारीरिक वृद्धि के साथ, शारीरिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष का संगठन करके जब अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं विकास। ठीक है दोस्तों, अब आइए समझते हैं अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर के माध्यम से हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और वहीं से प्रश्न आने की संभावना होगी। यहाँ से प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा कि विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, जो परिभाषा है, जिसने क्या परिभाषा दिया, परिभाषा पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, विकास के सिद्धांत पूछ सकते हैं। आइए एक एक अंतर को पढ़ते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ पॉइंटेड हैं विकास में, आप लोग पॉइंट कर नोट कर लीजिए या देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं अंतर।
एक मनोवैज्ञानिक थे रॉबर्ट, दिख रहा है ना, हाँ, रॉबर्ट होमिंग हार्स्ट। अच्छा, ये क्या किए थे, ये क्या किए थे, कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग। ये किए थे रॉबर्ट होमिंग हार्स्ट ने विकासात्मक अवधारणा सबसे पहले दिए थे। विकासात्मक अवधारणा सबसे पहले दिए थे। और एक मनोवैज्ञानिक थे रिचार्डसन सीयर्स। इन्होंने क्या विकास अधिगम सिद्धांत दिया था। विकास अधिगम सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? रिचार्डसन सीयर्स ने अधिगम सिद्धांत दिया था। ठीक है, यह 2 पॉइंट अच्छा, इनके जो दूसरा है इसको समझ लीजिए। इन्होंने कहा विकास और अधिगम में जो संबंध होता है वह सकारात्मक संबंध होता है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर हमारा विकास होगा तो हम अधिगम भी करेंगे, ठीक है, अगर विकास नहीं होगा तो अधिगम भी नहीं करेंगे। अर्थात दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आप लोग अपने ऊपर भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, या आप एग्जाम्पल दैट अपने आप को या अपने घर में किसी को देख कर रख सकते हैं। जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है या वह सामाजिक प्राणी बनता है, वैसे वैसे उसका विकास भी होता है, वह अधिगम भी करता है। तो इनका कहने का मतलब यही था, रिचार्डसन सीयर्स का। ठीक है, तो ये 2 लोगों का पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विकास की परिभाषाएं दी हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले विकास एवं वृद्धि में अंतर देख लेते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो सिद्धांत हो गए, विकास सिद्धांत, विकास परिभाषाएं, वृद्धि की परिभाषाएं, जो भी बचेगा दिया जाएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं, ठीक है, विकास एवं वृद्धि में अंतर। इधर हम वृद्धि रख लेते हैं, वृद्धि, इधर विकास। ठीक है, वृद्धि या अभिवृद्धि। तो सामान्य भाषा में जिसे हम वृद्धि कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। कुछ कुछ शब्द हैं जो दोस्तों जिसका प्रयोग हम व्यवहारिक रूप से डेली करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप में उसका कुछ शब्दों को लगाकर अर्थ बदल देता है, तो उसको यहाँ पर ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, तो सामान्य भाषा में जिसे हम वृद्धि कहते हैं उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिवृद्धि कहा जाता है। तो आइए सबसे पहला जो अंतर देखते हैं वह देखते हैं क्या? वृद्धि एक संकीर्ण विचारधारा है, संकीर्ण विचारधारा है, जबकि विकास की जो अवधारणा है वह व्यापक है। विकास की अवधारणा, इसकी अवधारणा व्यापक होता है। ठीक है, अब कैसे होता है आपको समझा रहे हैं। आप लोग खुद जब हम दिखाएं वृद्धि और विकास में, तो इसमें केवल शारीरिक पक्ष सम्मिलित होता है। इसमें शारीरिक पक्षों के साथ साथ मानसिक पक्ष, सामूहिक पक्ष, नैतिक पक्ष इत्यादि पक्ष सम्मिलित होते हैं। व्यापक मतलब बड़ा मतलब वृद्धि इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है,
यह कहाँ से कहाँ तक चलता है? शैक्षिक दृष्टिकोण से। यहाँ भी जो भी पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों वह शैक्षिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पढ़ेंगे, ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। तो यह है शैशवावस्था, निश्चित समय से चलता है, निश्चित समय तक चलता है, निश्चित समय तक। अब यहाँ निश्चित समय मतलब शैशवावस्था लिख लीजिए आप लोग। शैशवावस्था से चलता है कहाँ तक? किशोरावस्था तक। लेकिन जो विकास होता है दोस्तों, यह शुरुआत तो निश्चित समय से होता है, शुरुआत निश्चित समय से ही होता है, लेकिन जीवन पर्यंत अनिश्चित अब निश्चित यहाँ शैशवावस्था लिख लीजिएगा आप लोग। शैशवावस्था और अनिश्चित क्या होगा? जीवन पर्यंत, अर्थात जीवन का कोई निश्चित नहीं होता, इसलिए कहते हैं अनिश्चित। यह दो अंतर हो गए। अब तीसरा अंतर क्या होता है दोस्तों? वृद्धि जो होता है वह मात्रात्मक एवं संख्यात्मक होता है, और जो यह विकास होता है यह मात्रात्मक और संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, दोस्तों। एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे, पहले आप लोग देख लीजिए। इसको प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है, प्रत्यक्षीकरण इसका किया जा सकता है, इसका नहीं किया जा सकता। इसका प्रत्यक्षीकरण इसका नहीं किया जा सकता। क्या? प्रत्यक्षीकरण। इसे मापा तौला जा सकता है, इसे नहीं मापा तौला जा सकता, इसे मापा तौला नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों। यह केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है, यह केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है, और यह शारीरिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक, नैतिक, सांवेगिक इत्यादि इसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। वृद्धि में केवल शारीरिक बढ़ना मतलब शारीरिक वृद्धि होती है, और इसमें वृद्धि के साथ साथ विकास में वृद्धि के साथ साथ विकास में शारीरिक वृद्धि में शारीरिक पक्ष में
शारीरिक पक्ष में वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि के साथ साथ क्षय भी रहता है, क्षय भी सम्मिलित रहता है, क्षय भी सम्मिलित रहता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक पॉइंट को समझा दे रहे हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आइए देखते हैं, यह वृद्धि है और यह विकास। ठीक है, इसे संकीर्ण विचारधारा मतलब छोटी विचारधारा क्यों कहते हैं ये तो जान गए होंगे, और इसे व्यापक विचारधारा इसलिए कहते हैं, यह कई पक्षों से संबंधित होता है। ठीक है, अब यह देखिए, जो वृद्धि होता है, ये ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जो वृद्धि होता है, मान लीजिए शैशवावस्था से चलकर, क्या शैशवावस्था से चलकर किशोरावस्था, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक चलता है। और जो विकास होता है दोस्तों, यह शैशवावस्था शुरू होता है। ठीक है, शैशवावस्था शुरू होकर जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक, शैशवावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत अर्थात इसे कह सकते हैं मृत्यु अवस्था तक चलता रहता है। मृत्यु अवस्था, आप जीवन पर्यंत लिख लीजिए, जीवन पर्यंत। ठीक है दोस्तों, अब जो वृद्धि में होता है, यह आप लोग के सामने वृद्धि है, इसमें जो शारीरिक वृद्धि होगा, जो हमारे हड्डियों में वृद्धि होगी, मांसपेशियों में वृद्धि होगी, आकार में परिवर्तन होगा, उसमें मतलब खाली उसी पक्ष को सम्मिलित किया जाता है किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक हमारी जो शारीरिक वृद्धि हो बस वो बढ़ता रहता है, केवल एक पक्ष सम्मिलित रहता है। लेकिन इसमें विकास में क्या रहता है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक यहाँ पहुँचने के बाद, ये मान लीजिए आपका किशोरावस्था, यहाँ पर पहुँचने के बाद एक किशोरावस्था है। किशोरावस्था तक पहुँचने के बाद, इसके बाद जो शारीरिक वृद्धि होता है, जैसे मांसपेशियों में क्षय होने शुरू हो जाता है, बुढ़ापा आने लगता है, चेहरों पे झुर्रियाँ आने लगती है, आँखों द्वारा कम दिखाई देता है, दांत कमजोर हो जाते हैं।